राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता हूँ। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? अब 1947 दोबारा नहीं आएगा, भारत भारत ही रहे। तो विधानसभा में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के राष्ट्रगीत नहीं गाने पर गिरिराज सिंह ने वार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के लोग जिन्ना के सपने को साकार करने में लगे हैं, ऐसे लोगों को देश नहीं कबूल करेगा। अख्तरुल ईमान पर गिरिराज सिंह का यह बड़ा वार, जिन्ना के सपनों को साकार नहीं होने देगा देश, लेकिन 1947 दोबारा नहीं आने वाला है। राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को देश कबूल नहीं करने वाला है। जो ओवैसी के पार्टी के लोग राष्ट्रगीत को महत्व नहीं देंगे, वो देश उनको कैसे कबूलेगा? भारत की आत्मा, भारत की राष्ट्रीयता भारत के राष्ट्रगीत में है। और ओवैसी जो उनके नेता हैं, वो तो जिन्ना के सपनों को लेकर के साकार करने में लगे हैं। अब 1947 दोबारा नहीं आएगा, भारत भारत ही रहे। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अख्तरुल ईमान पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। न्यूज 18 से बातचीत में बचौल ने कहा कि जो लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते, वैसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, सदन में स्पीकर का अपमान करने के लिए अख्तरुल ईमान की सदस्यता रद्द कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो चला जाए पाकिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, यहाँ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, यहाँ गजवा हिंद सोचने वाले लोग हैं। उनको अगर वो विधानसभा के अध्यक्ष की बात नहीं माने हैं, जो निर्णय लिया गया सामूहिक गीत का गान नहीं कर सके हैं, उनको अविलंब सदस्यता समाप्त किया जाए। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया और स्पीकर पर एक संस्कृति को थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सदन में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े थे, राष्ट्रगीत गा रहे थे, लेकिन इन सभी विधायकों के बीच एक ऐसा विधायक भी मौजूद था जिसने राष्ट्रगीत नहीं गाया और विधानसभा से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रगीत के साथ साथ स्पीकर की कार्यशैली पर भी आपत्ति जता दी। राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो, वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं गाते? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए? किसने कहा? आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहां से आया? अख्तरुल ईमान उसी एआईएमआईएम के विधायक हैं जिस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो खुद इस तरह के विवादित बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में इस तरह की स्थिति पैदा कर दी हो। बिहार विधानसभा में 17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को जब शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय भी अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताते हुए भारत शब्द के इस्तेमाल की इजाजत मांगी और कहा कि वो उर्दू में शपथ लेना चाहते हैं। तब भी कुछ देर के लिए स्थिति असहज हो गई थी।
अख्तरुल ईमान के इस नए विवाद पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन्हें राष्ट्रगीत नहीं गाना है वो पाकिस्तान चले जाएं। यहाँ रहना है तो यहाँ का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति होना इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल ईमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहाँ जाना है वो जाए। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये गलत परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। सवाल है कि क्या अख्तरुल ईमान जैसे नेता जानबूझकर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रगीत के अपमान पर तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अख्तरुल ईमान पर निशाना साधा। किसने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। इससे किसको परेशानी होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण है, सब लोग इसको अच्छा खाते हैं। मुझे लगता है कि जब उनके आका ओवैसी साहब ही जन्ना 2 है तो हम लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे भारत के अंदर, देश के अंदर, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, इसमें क्या आपत्ति है? कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकले हुए उद्घोष हैं और जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने ज़माने में गाया और जिसको आज हम बड़े खुशी से और हर्ष के साथ गाते हैं। इस परंपरा में और इस सच्चाई में, और राष्ट्रगीत हो और ये हो, राष्ट्रगान हो, दोनों के गाने में और उद्घोष करने में मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों से राय विचार विमर्श करके सदन के माध्यम से पहले सूचना दे देना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था, लेकिन किए है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन कुछ विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम गाएंगे ही नहीं, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। अब उनका अलग चीज़ है, लोगों का अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत है राय विचार विमर्श करके अगर करते तो वो भी तैयार हो जाते ना। भागलपुर के नौगछिया में शराब ने एक भरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कठेला खरीक में एक शराबी ने बीती देर रात अपनी पत्नी और 3 माह के बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। महिला की चीख सुनकर जब तक घरवाले वहां पर पहुंचते, आरोपी खिड़की से कूदकर फरार हो चुका था। गंभीर हालत में मां और बच्चे को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो चुकी है, जबकि गंभीर हालत में बच्चे को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान आज बच्चे की भी मौत हो गई। मां और बच्चे की मौत से परिवार में चीख पुकार मच गई है। हमारा लड़का है, हाँ, छोटा, बच्चे का उसका बापी है, अपने पत्नी को मारा। कैसे मारा, क्या वजह से मारा, ये हमको मालूम नहीं रहा। दोनों जीव खातिर सुताइल गेलो रहे, फितरा रात में 12 बजे के बकवास नहीं चलके दोनों मारपीट कर चूड़ा मारी डर के। खबर किया गया है कि एक पति हैं सम ठाकुर हैं जो अपने पत्नी को चाकू से गोद के हत्या कर दिए। चाकू का 3-4 जख्म है महिला के शरीर पर और उनके बच्चा छोटा है, लगभग लगता है कि विदिन 1 ईयर का है, वो भी घायल है और सीरियस कंडीशन में है। उसको मायागंज भेजा गया था, वहाँ से फिर पटना रेफर कर दिया गया है। महिला की स्थिति से महिला डेथ कर गई है और किस वजह से ये हुआ है तो इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। मधुबनी पुलिस ने नदी के रास्ते शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। नेपाल से सटे जयनगर में कमला नदी से नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। जयनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कमला नदी से होकर प्लास्टिक की बोरियों में भर भर कर नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप लाई गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की।
नदी से भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब जब्त की गई है, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। शराब पर सीएम की सख्ती के बाद नेपाल से आने वाली तमाम सड़कों और गलियों में पुलिस और एसएसबी के जवान दिन रात गश्ती कर रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी ने शराब तस्करों के हथकंडे को नाकाम कर दिया है। इस वक्त शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जमुई की दरखा पंचायत ने नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश प्रसाद को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन नवादा पहुंचते ही उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने आनंद फानन में नवादा सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि उन्हें किसने गोली मारी, अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। उनकी मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग नवादा सदर अस्पताल में जमा हो गए। अभी जो वर्तमान में मुखिया का चुनाव हुआ, इसमें नवनिर्वाचित मुखिया हैं, जीते हैं। सुबह जो है घर से निकले थे, लगभग 2-3 बजे के आसपास बगल के उड़वा पर कहीं भोजन की व्यवस्था थी, वहीं खाना खा करके आए थे। बालदा मोड़ के समीप यहीं बैठे हुए कुछ हथियार लैस लोग आए, मोटरसाइकिल से अंधाधुंध गोली चलाए। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गोली मार दी। कौन मारा? अब ये हम लोग स्पॉट पर हम लोग नहीं थे। अच्छा। और हम लोग को जैसे पता चला हम तुरंत पहुँचे और हम लोग इनको हॉस्पिटल लेके पहुँचे। वहाँ पे हॉस्पिटल से हम लोग तुरंत लाए। हम लोग तो देरी नहीं कि जितना जल्दी लाए स्कॉर्पियो से लाए, लेकिन यहाँ डॉक्टर बोलते हैं नहीं रहे। राजधानी पटना में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक दारोगा के घर के सामने किन्नरों ने बवाल कर दिया। मामला रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जगनपुरा का है, जहां दारोगा के घर पर किन्नरों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान किन्नरों ने दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने किसी तरह से पंचायत बैठाई, सुलह समझौता कराया और दारोगा के रिवॉल्वर वापस करवाई गई। बेउर थाने में तैनात दारोगा दिनेश कुमार सिंह जगनपुरा में रहते हैं और उनकी बेटी की शादी की खबर सुनकर किन्नर यहां उनके घर पहुंचे थे। नेग में 5,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन दारोगा जी 1,100 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। बात जैसे ही आगे बढ़ती है, दारोगा जी अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने की धमकी दे देते हैं। और फिर क्या था, उसके बाद दर्जन भर किन्नरों ने दारोगा जी के घर पर धावा बोला और दारोगा जी को पटक कर उनकी रिवॉल्वर छीन ली। मौके पर पहुंची रामकृष्ण पुलिस को भी हालात को संभालने में पसीने छूट गए। खबर नवादा से, जहां आपसी विवाद में गोली चली है। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए हैं। कादरगंज थाना क्षेत्र के दुर्गा मंडप के पास की यह घटना है, जहां दरवाजा बंद करने को लेकर विवाद चल रहा था। मामले को लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि भतीजे ने चाचा पर गोली चला दी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। पुलिस ने घायलों के बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम खेल चाचा भैया लगा कर रखा, क्या चलाया? एक बात के लिए विवाद किया और गोली मार दिया। कौन गोली मारा? नीतीश चौधरी। तो किसको गोली लगा? गोली एक बच्चा को भी लगा है। उनको कोई लगता है आपका? रिलेशन में बेटा लग जाएगा, लेकिन उसको झगड़ा से कोई लेना देना है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद बिहार आई श्रेयसी सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उनकी ये जीत बिहार के साथ साथ देश की जीत है, जो खेल को लेकर बच्चों को प्रेरित करेगी। श्रेयसी सिंह से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। शॉटगन में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है श्रेयसी सिंह ने, बिहार का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रेयसी जी, पहले तो बधाई। थैंक यू। ये बताइएगा कि
जाहिर सी बात है खुशी की बात होगी, लेकिन बिहार का नाम एक बार फिर से रोशन किया आपने। जी डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है, खासतौर से 2019 में जो नेशनल चैंपियन का खिताब था वो मेरे पास था, और इस बार जब नेशनल चैंपियनशिप हुई तो उस टाइटल को मैंने डिफेंड किया है एक विधायक के रूप में, तो डेफिनेटली गर्व हो रहा है। क्योंकि मैंने चुनाव के वक्त और आज भी मैं कहती हूँ कि जितना मैं राजनीति में ध्यान देना चाहती हूँ, साथ ही साथ खेल को अभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं खेल अपना जारी रखना चाहती हूँ। तो अच्छा लगता है कि आज भी राष्ट्रीय स्तर पे निशानेबाजी के जब प्रतियोगिता हुई तो स्वर्ण पदक जीता है। नहीं लगता कि लड़कियों के लिए यहाँ खेल के लिए और प्रोत्साहित होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को, ताकि जिस तरह से आप परचम लहरा रही हैं, देश का नाम, राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, बिहार की और बेटियां इस क्षेत्र में आगे बढ़े? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिहार की बेटियां आगे बढ़ भी रही हैं, और जिस तरह से आप योजना या स्कीम्स की बात कर रहे थे, तो राजगीर में जो खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है उसमें 33% आरक्षण दिया गया है लड़कियों के लिए, महिलाओं खिलाड़ियों के लिए। तो इसी तरह की प्रोत्साहन की हम बातें भी कर रहे हैं, और इसी तरह का प्रोत्साहन राज्य सरकार उपलब्ध भी करा। आखिरी सवाल, लड़कियों से या खिलाड़ियों से क्या अपील होगी न्यूज़ 18 के माध्यम से? डेफिनेटली आपके न्यूज़ चैनल से यही अपील करेंगे कि प्लीज़ आगे बढ़िए, खेलिए, कूदिए। कई बार ऐसा होता है कि समाज की वजह से या परिवार की वजह से हमें लगता है कि खेलकूद में आगे नहीं बढ़ना चाहिए या करियर ऑप्शन नहीं है। मैं स्वयं आप लोगों को ये आश्वासन देती हूँ कि स्पोर्ट्स भी एक प्राइमरी करियर ऑप्शन बन चुका है। सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी साथ साथ खिलाड़ियों को जॉब सिक्योरिटी भी दे रही है और खेल में आगे बढ़ने के लिए पूरी मदद भी कर रही है। चलिए, ये थी श्रेयसी सिंह, कैमरा पर्सन अजय के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। का असर दिखना शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही रांची के आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं की वजह से पारा यहां पर लुढ़क गया है। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची की माने तो जवाद ने बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का रूप ले लिया है और इसके आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। इस तूफान का असर रांची समेत राज्य भर में दिखना शुरू हो जाएगा। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची और खूंटी के साथ देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा समेत कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश यहां इन जिलों में हो सकती है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जो संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। तूफान को लेकर रेलवे, बिजली विभाग समेत सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जो झारखंड में इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेन जो झारखंड में इम्पैक्ट है वो 4 और 5 तारीख को है, जहां की आपको दक्षिणी और सशक्ति मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं पे उस समय जब सिस्टम थोड़ा बहुत रहेगा झारखंड के तरफ, तो 30 से 40 किलोमीटर की हवाएं भी थोड़ी देर के लिए चल सकती हैं। तो कुल मिला के ये है कि झारखंड पे इसका जो असर है वो लिमिटेड है और अभी कोई झारखंड के लिए कोई वार्निंग इशू नहीं की जाती है। धन्यवाद। और अब बात बिहार के कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे AQI लेवल की। तो बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है और कई शहरों में हवा खतरनाक हो गई है। चलिए आपको कुछ शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 386 के आसपास है और यह स्तर बेहद खतरनाक की श्रेणी में आता है। ग्राफिक्स के जरिए भी आप इसे समझ सकते हैं कि 0 से लेकर 50 तक का AQI बहुत अच्छा माना जाता है। 50 से 100 तक AQI को अच्छा कहा जाता है। 100 से जैसे ही ये संख्या बढ़ती है, 100 से 150 तक का AQI सामान्य है और 150 से 200 तक का AQI सामान्य से ज्यादा है बताया गया। 200 से 300 तक AQI बहुत ज्यादा और 300 से ऊपर तो बेहद खतरनाक की श्रेणी में इस वक्त AQI लेवल बता रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में AQI भले ही पटना के तुलना में थोड़ा कम जरूर हो, लेकिन यहां पर भी ये खतरनाक स्तर पर ही है जो 369 इस वक्त दर्ज किया गया है। वहीं दरभंगा में भी हालात ठीक नहीं है। AQI 321 जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा कम तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये खतरनाक की ही श्रेणी में है। गया में और शहरों की तुलना में प्रदूषण कम है। यहां पर AQI 200 है जो खतरनाक स्तर से कम तो जरूर है, लेकिन सामान्य से ज्यादा की श्रेणी में है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।